हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आप सबका वेलकम है हमारे हिस्ट्री कोर्स में, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मिडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हिस्ट्री की सीरीज़ है वो यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस के सारे एग्ज़ाम्स के लिए है और इस हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की बुक से। जैसे कि आपने बुक लिस्ट देखी होगी टॉपर्स की, तो वो यही रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री और अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हम देख चुके हैं। आज से हम दिल्ली सल्तनत, जो मिडिवल हिस्ट्री का मेन पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर तमिलनाडु हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हैं। और तमिलनाडु हिस्ट्री बुक अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती है तो उसकी पीडीएफ की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और बाकी सारे जो और अदर वीडियोज़ हैं उनके सबके लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक हिस्ट्री टाइमलाइन में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, हमने पहले स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक ये सारी एजेस को डिस्कस किया था 2 मिलियन बीसी से 2500 बीसी तक। फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, जो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चली थी। फिर वैदिक एज के बारे में देखा था, जिसमें दो पार्ट थे, एक अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक जो था 1500 से 1000 बीसी तक कंटिन्यू रहा था, और लेटर वैदिक जो है वो 1000 से 600 बीसी तक कंटिन्यू रहा था। नेक्स्ट हमने जो देखा था महाजनपदास के बारे में देखा था, जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में देखा था। ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, तो ये दोनों जो इनका टाइम पीरियड था वो 600 से 323 बीसी तक हुआ था। जब महाजनपद का राइज हो रहा था उसी टाइम दो रिलीजन ग्रो हो रहे थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म साथ साथ में, तो इसके बारे में देखा था। हमारे इंडिया का सबसे पहला वास्ट एम्पायर, जिसमें पूरा नॉर्थ इंडिया कंसोलिडेट करके एक एम्पायर बना था, वो था मौर्यन एम्पायर, जो कब से कब तक चला था, 323 बीसी से लेके 185 बीसी। अब देखो, जब बड़ा एम्पायर बनता है उसके बाद जब उसके वीक सक्सेसर आते हैं तो पूरा जो बड़ा एम्पायर होता है वो छोटी छोटी किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है। तो मौर्यंस के बाद जो एरा आएगा, जब छोटी छोटी किंगडम्स में डिवाइड होगा, तो वो होगा पोस्ट मौर्यन एरा। अब जब बड़ा एम्पायर होता है तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है इंडिया का, वो एकदम सिक्योर होता है। लेकिन जब बड़ा एम्पायर डिक्लाइन हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो अरब, पर्शिया, इधर साइड से इन्वेजन होने लगेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न टाइम में हम वही देखेंगे कि इंडिया कितनी अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था। जैसे नॉर्थ इंडिया में हर्षा का रूल था, साउथ इंडिया में सतवाहन डायनेस्टी थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कुषाण, साकाज, ये सारे लोग आ रहे थे। ठीक है, तो इन हाँ, ये सारा इन्वेजन हुआ था। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे दूसरा बड़ा एम्पायर जो गुप्तास के टाइम पे बना था, जिसको गुप्ता एज बोलते हैं। ये 320 एडी से लेकर 540 एडी तक चला था। उसके बाद पोस्ट गुप्ता एज में वापस कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड हुआ 540 से 647 एडी के बीच में, वो हम डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, सॉरी, मैंने एक्चुअली जो पोस्ट मौर्यन टाइम है उसमें हमारा हर्षा का टाइम नहीं आता, हर्षा का टाइम पोस्ट गुप्ता एज में आता है। ठीक है, पोस्ट मौर्यन एज में ये वाला टाइम नहीं आता है, पोस्ट गुप्ता एज में हर्षा का टाइम आएगा। ठीक है, पोस्ट मौर्यन एज में सतवाहन डायनेस्टी का रूल आएगा नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में सुंगा डायनेस्टी का रूल आएगा। ठीक है, तो ये सॉरी कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। ओके, उसके बाद इसी टाइम पर जब पोस्ट गुप्ता का टाइम चल रहा था इंडिया में, उसी टाइम अरब में, सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना वाली एक प्लेस पे प्रॉफिट मोहम्मद का ग्रो हुआ, जहाँ से इस्लाम का राइज होना स्टार्ट हुआ। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके साथ हमने अर्ली मिडिवल इंडिया के बारे में भी देखा था कि कैसे अरब इन्वेजन्स होने लग गए थे इंडिया में, क्योंकि कोई एम्पायर था नहीं, इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड थी, तो अरब से इन्वेजन होंगे। पहला जो होगा कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन होगा, उसके बाद महमूद गजनी आएगा, फिर मोहम्मद गौरी आएगा। उसके बाद मोहम्मद गौरी का एक जो गवर्नर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो आता है, और वो जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है और दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट करता है 1206 से लेके 1526 एडी में। उसके ही बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी किंगडम बनी थी, कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी दिल्ली सल्तनत के अंदर में। ठीक है,
ठीक है। तो ये मिडेवल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आप देखेंगे हिस्ट्री उतना आपको लर्न होगी, और हर बार आप जब पढ़ेंगे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आपको यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, इन सारे एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री को बार बार पढ़ना है। इवन हिस्ट्री नहीं, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को आपको बार बार रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो आप जितना हो उतना रिवाइज कीजिए, और साथ में जब भी आप लेक्चर देखते हैं या कोई भी, मेरा ही नहीं, आप किसी का भी लेक्चर देखते हैं, अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर रखिए। जो भी बोलते जा रहा है, जो भी आपका एजुकेटर होता है, वो जो बोल रहा है आप उसको नोट डाउन करते जाइए, तो वो आपके माइंड में स्टिक हो जाती हैं चीज़ें। और जो भी चैप्टर, जैसे अभी हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत फिनिश होने के बाद आप इसके एमसीक्यूज सर्च करके, आप चाहे किसी, आपके पास अगर एमसीक्यूज की बुक है तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो, एमसीक्यूज वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, आप वो सर्च कर लीजिए और उससे एमसीक्यूज लगाने की कोशिश कीजिए। देखो, हमको जो पढ़ना है वो हमारे दिमाग में स्टिक होना चाहिए, तो हमको ये सारी चीज़ें करनी है। अदरवाइज सिर्फ सिंपली पढ़ के अगर हम उसको छोड़ देंगे तो हमारे माइंड में वो स्टिक नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान कीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले तो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत की क्या थी, फिर कौन कौन सी डायनेस्टी आई। जैसे पहली डायनेस्टी आई थी स्लेव डायनेस्टी, जिसमें कौन कौन से रूलर थे, ऐबक थे, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, इन 4 लोगों के बारे में पढ़ना है। उनको रिप्लेस करके दूसरी डायनेस्टी आई थी, वो थी खलजी डायनेस्टी, जिसमें हम अलाउद्दीन खलजी के अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगी तुगलक डायनेस्टी, जिसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक और उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर फिरोज शाह तुगलक और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन सैयद एंड लोधी के बारे में पढ़ेंगे, और लोधी के बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, उसके बाद फिर मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मुस्लिम इन्वेजन्स जो हो रहे थे इंडिया में, वो उसी के वजह से क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत इंडिया में एग्जिस्ट किया था 1206 से लेके 1526 में। इसमें 5 डिफरेंट डायनेस्टी आई थी, जैसे हमने देखा भी, स्लेव, खलजी, तुगलक्स, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टीज आई थी। इसके बाद ये इनका जो रूल था, नॉट ओनली दे रूल ओवर नॉर्थ इंडिया बट ऑल्सो दे पेनिट्रेट इनटू द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो पूरा इंडिया था, साउथ इंडिया को भी वो कवर कर लेता है, ठीक है। तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में इनका रूल नहीं था, साउथ इंडिया को भी इन्होंने कंसोलिडेट किया था, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये इंडिया में आई थी तो बहुत सारे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए थे, क्योंकि हमारी जो पहले सोसाइटी थी वो हिंदू सोसाइटी थी। अब मुस्लिम कल्चर आएगा इंडिया में, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होंगे, कल्चरल लाइफ चेंज होगी। अब पहले टेम्पल्स बिल्डिंग होती थी, अब मॉस्क बिल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आर्किटेक्चर पूरा जो होगा अरेबियन इन्फ्लुएंस वाला होगा। ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में चेंज होगी। इंडिया में जो कल्चर डेवलप हुआ है इस्लामिक वाला, वो इन्हीं की वजह से हुआ है। चलिए, पहली जो डायनेस्टी उसके बारे में देखेंगे वो है स्लेव डायनेस्टी। इस स्लेव डायनेस्टी को हम क्या बोलते हैं, मामुलुक डायनेस्टी बोलते हैं। मामुलुक ये कौन था, कुरानिक टर्म में, मतलब कुरान में मामुलुक मतलब होता है स्लेव। तो ये स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का। इन्होंने ही, कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव थे, उन्होंने ये डायनेस्टी स्टार्ट की थी, इसलिए इसको मामलुक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ये दिल्ली से रूल करती थी 1206 से लेके 1290 तक, 1206 से 1290 तक ये डायनेस्टी थी। इस डायनेस्टी के अंदर 3 डायनेस्टीज इस्टेब्लिश हुई थी इस पीरियड में। पहली थी कुतुबी डायनेस्टी, जो 1206 से 1211 तक चली थी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था। जो दूसरी थी वो थी पहली इल्वरी डायनेस्टी, जो किसने फाउंड किया था, इल्तुतमिश ने फाउंड किया था 1211 से 1266, 11-11-66 से याद रखना तो याद रहेगा। थर्ड जो डायनेस्टी आएगी वो है हमारी सेकेंड नंबर की इल्बरी डायनेस्टी। तो 3 हो गई ना, पहली कुतुबी, फिर फर्स्ट इल्बरी और सेकेंड इल्बरी। तो सेकेंड इल्बरी है वो होगी 1266 से 1290। ये किसने फाउंड की थी, बलबन ने फाउंड की थी। तो याद रखने का, 3 स्लेव डायनेस्टी में पहली थी कुतुबी डायनेस्टी, दूसरी थी फर्स्ट इल्बरी डायनेस्टी और तीसरी थी सेकेंड इल्बरी डायनेस्टी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड की थी, ये वाली इल्तुतमिश ने फाउंड की थी और सेकंड वाली बलबन ने फाउंड की थी, ठीक है। चलिए, पहले वाली हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और इन्होंने क्या किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इनका रूल था 1206 से 1210 तक। ये स्लेव थे किसके, मोहम्मद गौरी के, जिन्होंने इनको गवर्नर बनाया था। जो भी इंडिया में मोहम्मद गौरी ने
बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ चांदेवार के बाद जो भी टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई की थी इंडिया में, उसका गवर्नर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अर्ली मिडिवल इंडिया वाला, तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। अब इन्होंने अपना एक मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया था इंद्रप्रस्थ में, जो दिल्ली के पास में है। वहाँ पे एक स्टैंडिंग आर्मी स्टैब्लिश की थी और पूरा नॉर्थ इंडिया पर इनका होल्ड था। जब गौरी के ही लाइफ टाइम, मतलब गौरी जब जिंदा थे उस टाइम पे ही इन्होंने काफ़ी अच्छा होल्ड बना लिया था इंडिया के ऊपर। फिर जब गौरी की डेथ हुई 1206 में, तो ऐबक तो गवर्नर थे, तो गवर्नर ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और जो भी ही सेवर्ड ऑल कनेक्शन विद द किंगडम ऑफ गौरी, और सारे जो कनेक्शन थे गौरी के किंगडम से वो हटा लिए, छोड़ दिए, और स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया, एज वेल एज दिल्ली सल्तनत। यहीं से दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट होता है। अब उन्होंने अपने आप को एक टाइटल लिया सुल्तान का, और लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है। तो पूछा जाता है स्लेव डायनेस्टी में कैपिटल क्या थी, तो लाहौर कैपिटल थी। इनका जो रूल था वो बहुत कम टाइम के लिए था, सिर्फ 4 ईयर्स के लिए इन्होंने रूल किया। मुस्लिम राइटर्स इनको बोलते हैं ऐबक लाख बख्श, इनका नाम था, मतलब इनको टाइटल दिया गया था ऐबक लाख बख्श। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिबरल डोनेशन किया करते थे उनको। फिर ऐबक जो थे वो ग्रेट स्कॉलर हसन निज़ामी को पेट्रोनाइज किया करते थे। तो हसन निज़ामी को कौन पेट्रोनाइज करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक करते थे। उन्होंने एक मॉस्क का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट किया था सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के लिए। सोचो कुतुब मीनार जो था ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। तो उस कुतुब मीनार का नाम जो है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर है, याद रखना। फिर इनकी तो डेथ हो गई थी, सडन डेथ की वजह से ये मॉस्क को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो इसको लेटर बाद में किसने कंप्लीट किया था? इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। ऐबक की डेथ क्यों हो गई थी? क्योंकि वो जब हॉर्स पोलो या चौगान जिसको बोलते हैं वो प्ले कर रहे थे, तब उनकी अचानक से डेथ हो गई थी 1210 में। फिर उनके जो बेटे थे आराम बख्श, उन्होंने सक्सीड किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उनको रिप्लेस कर दिया था आफ्टर 8 मंथ। अब ये इल्तुतमिश कौन थे? तो देखो, इल्तुतमिश का जो रूल था 1211 से लेकर 1236 तक इनका रूल था। ये इल्बरी ट्राइब को बिलोंग करते थे, जिन्होंने पहली इल्बरी डायनेस्टी स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके बाद इनके जो हाफ ब्रदर थे, मतलब इल्तुतमिश के जो ब्रदर थे ना, उन्होंने उसको एज अ स्लेब ऐबक को बेच दिया था। तो वो ऐबक के स्लेब हुआ करते थे, लेकिन ऐबक ने क्या किया था, उनको अपना सन इन लॉ बना लिया था, अपनी डॉटर की शादी कर दी थी उससे। किससे? इल्तुतमिश से, ठीक है। तो ये उनके सन इन लॉ हुआ करते थे। अब जो ऐबक थे उनको बाद में क्या अपॉइंट किया था? एज अ इक्तदार ऑफ ग्वालियर। तो पूछा जाता है किसको इक्तदार ऑफ ग्वालियर अपॉइंट किया था? तो इल्तुतमिश को किया था। 1211 में इल्तुतमिश ने क्या किया, आराम बख्श को, ऐबक की डेथ हो गई, इसके बाद आराम बख्श आए, तो आराम बख्श को डिफीट कर दिया, और क्या बन गए वो? सुल्तान, खुद सुल्तान बन गए, ठीक है। सुल्तान बनने के बाद उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की। तो ऐसा पूछा जाता है स्लेव डायनेस्टी में एक ही कैपिटल थी क्या? लाहौर। तो हाँ, लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश में लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो पहले 10 ईयर उनका जो राइन था, उसमें जो पहले 10 ईयर थे, उन्होंने सिर्फ इसी पे कंट्रोल किया था कि वो अपने थ्रोन को सिक्योर कर सके। जो भी उनके राइवल्स हुआ करते थे आसपास में, उनसे सिक्योर करने के लिए उसी के ऊपर कंसंट्रेट किया था, ठीक है। उसी टाइम पे क्या हुआ था? तेमुजिन कौन है? चंगेज़ खान, उसको तेमुजिन बोला जाता था, जो मंगोल लीडर हुआ करता था। उन्होंने सेंट्रल एशिया को इन्वेड करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जो मंगोल था, मतलब जो चंगेज़ खान थे, उन्होंने क्या किया था? जलालुद्दीन मंगवर्नी, ये जो रूलर थे ख्वारिज़म एम्पायर के, उनको डिफीट कर दिया था। फिर मंगवर्नी ने क्या किया था? अपने आप को बचाने के लिए इंडस रिवर क्रॉस किया, और इंडस रिवर क्रॉस करने के बाद दिल्ली सल्तनत थी, इल्तुतमिश वहाँ पे रूल किया करते थे, तो उनसे शरण मांगी थी मंगवरीनी ने। लेकिन इल्तुतमिश ने सोचा कि अगर मैं इनको असाइलम दे दूंगा तो चंगेज़ खान हमारी मतलब मेरी दिल्ली पे भी अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। ख्वारिज़म के जो रूलर थे जलालुद्दीन, उनको मना कर दिया और उनको कोई असाइलम नहीं दिया। तो इसके वजह से जो मंगोल्स थे ना, वो वापस लौट गए। और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि इल्तुतमिश और चंगेज़ खान के बीच में कोई वॉर नहीं हुआ। चंगेज़ खान वापस चले गए, इंडिया में एंटर ही नहीं किया। तो इस पॉलिसी की वजह से इल्तुतमिश ने इंडिया को चंगेज़ खान से बचा लिया था, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ ख्वारिज़म एम्पायर किधर आता है। ये देखो, एक तो आप पहले ये देखिए, ये देखिए, ये जो पूरा एम्पायर बनेगा ये है किसका?
स्लेव डायनेस्टी का एम्पायर है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो एम्पायर था वो सिर्फ इतना था, जो ये लाइन वाला है, और बाकी जो इल्तुतमिश है वो इतना इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ करता था। अच्छा, एक सेकेंड वेट करना, आई विल शो यू। देखिए ये जो है ना, ये है ख्वारिज़मिया, ठीक है। अब यहाँ सेंट्रल एशिया से मंगोल्स आए थे, तो इनको डिफीट करके यहाँ से वो जलालुद्दीन थे जो इंडिया में किससे हेल्प मांगने आए थे, इल्तुतमिश से। तो इनको डिफीट किया था, और ये गुरीद एम्पायर, मतलब जो घूर का एम्पायर था वो यहाँ पे था। और इंडिया में ये पूरा यहाँ पे, क्योंकि ये तो गुरीद तो अफ़गान में रह गए थे, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने इंडिया में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ से ख्वारिज़्म वाले आए थे, लेकिन इल्तुतमिश ने उनको हेल्प नहीं की थी सॉरी, वो वापस चले गए थे और मंगोल के अटैक से खुद को बचा लिया था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, ये चंगेज़ खान हो गया। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, अब उनका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सेव हो गया, मंगोल का कोई अटैक नहीं होने वाला, तो फिर उन्होंने इंडिया में कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट किया। बंगाल में, बिहार में उन्होंने अपने पावर को असर्ट किया, सिंध मुल्तान को भी उन्होंने अनेक्स कर लिया दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद जो भी राजपूत रिवोल्ट्स हो रहे थे उनको सप्रेस कर दिया। रणथंभौर, जालोर, अजमेर, ग्वालियर, इन सबको अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया। उन्होंने एक एक्सपीडिशन किया परमार्स के अगेंस्ट, जो मालवा में रूल किया करते थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। अब इल्तुतमिश जो थे वो ग्रेट स्टेटमैन थे, उन्होंने एक मंसूर रिसीव किया था। मंसूर मतलब होता है लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। किसने उनको दिया था? अवासिड कैलिफ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था अवासिड कैलिफेट कौन थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद 2 कैलिफेट्स बने थे, एक उमायद कैलिफेट और एक अवासिड कैलिफेट, जो क्या करते थे, आसपास की टेरिटरी को कॉन्कर करते जाते थे, और वहाँ पे वो इस्लाम को मतलब इस्लाम को ग्रो करते थे, इस्लाम को पॉपुलराइज करते थे, वो सारी चीज़ें करते थे, और उसको अपनी इस्लामिक कंट्री में इंक्लूड कर लेते। इसलिए सऊदी अरेबिया के आसपास वाली जितनी कंट्रीज़ हैं वो सारी कौन सी कंट्रीज़ हैं? इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो ठीक है, तो ये अवासिड कैलिफ जो थे ना, वो खलीफा जिनको बोला जाता था। अब ये एक रिचुअल अथॉरिटी हो गए थे। जब पूरा जो ये कैलिफ, अवासिड कैलिफ और उमायद कैलिफेट जब डिक्लाइन होने लगे, तो टर्किश गवर्नर जो थे ना वो इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने लगे, जिसमें एक महमूद गजनबी भी था और एक मोहम्मद गौरी भी था, ठीक है। तो अब ये जो अवासिड कैलिफ था वो अब रिचुअल अथॉरिटी था, तो इनसे लेटर ऑफ रिकॉग्निशन मिला था इल्तुतमिश को 1229 में, जिसके अकॉर्डिंग अब वो लीगल सोवरन रूलर बन गए थे इंडिया के, ठीक है। तो इल्तुतमिश पहले थे जिनको मंसूर मिला था, जिससे वो लीगलाइज्ड रूलर बन गए थे इंडिया के। उसके बाद उन्होंने अपनी जो डॉटर थी रज़िया, उसको अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया, और यहीं से हेरिडिटरी सक्सेशन स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो पूछा जाता है हेरिडिटरी सक्सेशन कब से स्टार्ट हुआ, तो इल्तुतमिश के टाइम से स्टार्ट हुआ था। अब उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज करते थे, जैसे मिनहाजुस सिराज, ताजुद्दीन, निज़ाम उल मुल्क, मोहम्मद जनीदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन एंड फ़खरुल मुल्क इस्लाम। ये सारे कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो किसके कोर्ट में हुआ करते थे? इल्तुतमिश के कोर्ट में हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन ख़त्म कर दिया था दिल्ली में, और जो टॉलेस्ट स्टोन टावर बनवाया था इंडिया में 238 फीट का, वो किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। और मैग्निफिसेंट मॉस्क बनवाई थी अजमेर में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, देखो, इल्तुतमिश ने अरेबिक कॉइनेज को इंट्रोड्यूस किया था। क्या कॉइनेज? अरेबिक कॉइनेज को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जिसको क्या बोला जाता था? सिल्वर टंका बोला जाता था, जिसका जो वेट होता था वो होता था 175 ग्राम्स। ये स्टैंडर्ड कॉइन माने जाते थे मिडेबल इंडिया में। इवन सिल्वर टंका का यूज़ अभी भी किया जाता है मॉडर्न रुपीज़ के रूप में। इल्तुतमिश जो थे उन्होंने एक और चीज़ की थी, एक नई क्लास ऑफ रूलिंग एलीट की स्टार्ट की थी, जिसमें 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे, जिसको ये लोग क्या बोलते थे? चालीसा, क्योंकि इसमें 40 लोग होते थे, तो 40 सारे एलीट रूलर हुआ करते थे, तो उसको ये लोग बोलते थे चालीसा, ठीक है। अब देखो, अब इनकी जो सक्सेसर थी वो थी रज़िया। अब रज़िया कौन थी? एक लेडी थी, तो इसके वजह से इनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर को नॉमिनेट किया था रज़िया को
द काजी ऑफ दिल्ली एंड द वजीर पुट रुकनुद्दीन फिरोज ऑन द थ्रोन। लेकिन क्या हुआ, जैसे इल्तुतमिश की डेथ हुई तो जो काजी थे दिल्ली के और वजीर जो थे उन्होंने क्या किया, वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लेडी रूल करे। इस वजह से जो उनके बेटे थे इल्तुतमिश के रुकनुद्दीन फिरोज, उनको थ्रोन पे बिठा दिया था। लेकिन और व्हेन द गवर्नर ऑफ मुल्तान रिवोल्टेड, रुकनुद्दीन मार्च टू सप्रेस दैट रिवोल्ट। लेकिन जो मुल्तान के गवर्नर थे ना, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। तो उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए जो रुकनुद्दीन थे वो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए चले गए। इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके जो रज़िया थी, उन्होंने क्या किया, जो आमिर थे दिल्ली के, उसकी हेल्प से दिल्ली सल्तनत का जो थ्रोन था उसको सीज कर लिया। और अबेसियन जो अबीसीनियन स्लेव जो था याकुट, एज अ मास्टर ऑफ द रॉयल हॉर्सेस, उसको अपॉइंट किया। ठीक है। ऑल्सो रज़िया ने क्या किया, सारे जो फीमेल अपैरल्स होते थे, साड़ी वाड़ी, वो सब छोड़ दी। और अपना जो फेस, मुस्लिम्स में क्या होता है, जो भी लड़कियां होती थी ना, उनको ऐसे फेस कवर करके रहना होता था, पूरा प्रॉपर वो बुरखा वगैरह पहन के रहती थी। ठीक है। तो लेकिन रज़िया ने ये सारी चीज़ें हटा दी थी, वो फेस भी उन्होंने अनवील्ड कर दिया था। और वो हंटिंग के लिए जाया करती थी, आर्मी को लीड किया करती थी। इसके वजह से वो जो टर्किश नोबल्स थे ना सारे, वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे कि ऐसे कैसे। मुस्लिम्स में थोड़ा होता है कि लड़की को थोड़ा वो ऊपर नहीं आने देते। मैं किसी के रिलीजन के ऊपर नहीं कर रही हूँ, बट उनकी कल्चर में ऐसा होता है कि वो लेडीज़ को ऐसे नहीं आने देते हैं। 1240 में फिर क्या हुआ था, इस वजह से रिसेंटमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। वो लोग नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि हमारे कल्चर के अगेंस्ट जा रही है, हमारे इस्लाम के अगेंस्ट जा रही है। इसलिए 1240 में अल्तुनिया जो थे, जो गवर्नर ऑफ भटिंडा, उन्होंने क्या किया था, रज़िया के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था। फिर सी वेंट इन पर्सन टू सप्रेस द रिवोल्ट। फिर वो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने गई। लेकिन जो अल्तुनिया थे, इन्होंने जो याकूट जिसको अपॉइंट किया था रज़िया ने, उन्हीं को मार दिया था। ठीक है। और रज़िया को क्या किया था, प्रिजनर में ले गए थे, मतलब जेल में बंद कर दिया था। उसी टाइम जो टर्किश नोबल थे, इन द मीन टाइम द टर्किश नोबल्स पुट बहराम, अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश, ऑन दी थ्रोन। फिर जो टर्किश नोबल थे, अब जैसे रज़िया चली गई तो अब थ्रोन खाली हो गया, तो उस टाइम उन्होंने जो बहराम जो दूसरे सन थे इल्तुतमिश के, उनको थ्रोन पे बिठा दिया। फिर रज़िया ने क्या किया, जो अल्तुनिया जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया था, उन्हीं से शादी कर ली और वो दिल्ली की तरफ आने लग गई। फिर दिल्ली में बट शी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। बट जब दिल्ली वो आ रही थी तो सब जो भी उनके रिवेलियन थे, उन्होंने उसको डिफीट कर दिया और मार दिया। ऐसे रज़िया का एंड हो गया। रज़िया पहली और आखिरी मुस्लिम लेडी रूलर हुआ करती थी मिडेवल पीरियड की। ठीक है। रज़िया के फॉल के वजह से क्या हुआ था, द फॉल ऑफ रज़िया पेव द वे फॉर द असेंडेंसी ऑफ द 40। वो जो चालीसा बनाया था इल्तुतमिश ने, रज़िया के फॉल के वजह से अब ये जो चालीसा है ना, वो अपनी पावर को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट 6 ईयर में जो बहराम मसूद जो दिल्ली में रूल करते थे, तो ये पावरफुल रूलर नहीं थे, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रख पाए थे दिल्ली के ऊपर। तो इस वजह से ये जो 40 थे, वो अपना पावर स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब स्ट्रगल होने लग गया था सुप्रीमेसी का, किसके बीच में, ये सुल्तान्स और नोबल्स के बीच में। ये जो 40 नोबल्स हुआ करते थे और जो सुल्तान मसूद और बहराम जो बने थे दिल्ली सुल्तनत के, उनके बीच में कौन सुप्रीम है, नोबल सुप्रीम है कि सुल्तान सुप्रीम है, इसकी फाइट होने लग गई थी। फिर 1246 में बलबन आए थे, जिन्होंने क्या किया था, नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया था, जो सबसे छोटे बेटे थे इल्तुतमिश के। तो इल्तुतमिश के 3 बेटे थे, एक बेटी थी। उनमें से क्या हुआ था, पहला जो था वो रुकनुद्दीन था, उनको पहले थ्रोन पे बिठाया। फिर रज़िया ने वापस थ्रोन ले लिया। फिर वापस बहराम को बनाया रूलर, उसके बाद मसूद को बनाया। और फिर लास्ट में बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को वहाँ का रूलर बनाया। तो ये सारी इल्तुतमिश की ही सक्सेशन चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ था, बलबन का एरा स्टार्ट हुआ था 1246 से लेकर 1287 के बीच में, जिसमें घियासुद्दीन बलबन, जिसको उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम याद रखना, 2 लोगों का नाम उलुग खान है, एक तो घियासुद्दीन बलबन और एक फिर तुगलक डायनेस्टी में आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, उनका नाम भी उलुग खान है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो घियासुद्दीन बलबन है उनका नाम उलुग खान था, जो एज अ नायब रहते थे किसके अंडर में, सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के अंदर में। और उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी बेटी की शादी किससे करा दी थी, सुल्तान से। मतलब नसीरुद्दीन शाह जो थे, वो बलबन जो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद के क्या हुआ करते थे, ससुर हुआ करते थे। ठीक है।
फिर बलबन जो था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, बट उन्होंने क्या फेस किया, बट ही हैड टू फेस द राइबल्स एंड द रॉयल कोर्ट, मतलब बहुत सारे क्योंकि जो नॉबल्स थे वो राइबल बन गए थे सुल्तान के, इस वजह से वो राइवलरी उन्होंने बहुत फेस की थी और ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी। फिर 1266 में क्या हुआ, जो नसीरुद्दीन महमूद थे उनकी डेथ हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है, इसका कोई रीज़न नहीं लिखा। उसके बाद जो बलबन होते हैं वो थ्रोन को असेंड कर लेते हैं। बलबन का जो एक्सपीरियंस था इतने सालों का, जब वो नसीरुद्दीन महमूद को गाइड किया करते थे, तो उनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि क्या प्रॉब्लम है दिल्ली सल्तनत की। तो वो प्रॉब्लम जो है वो थी वो 40 वो 40 जो थे वो प्रॉब्लम्स थी। तो ये उनको पता था कि जो रियल थ्रेट है मोनार्की को वो नॉबल्स हैं, ठीक है, जिसको 40 बोला जाता है। वो कन्विंस्ड थे इस चीज़ से कि अपनी पावर को ही एनहांस करके, मतलब सुल्तान की पावर को मैं एनहांस करूँगा तो ही मैं अपनी मोनार्की को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं करूँगा तो मैं यही प्रॉब्लम हमेशा फेस करता रहूँगा। तो अकॉर्डिंग टू बलबन, सुल्तान जो थे, बलबन के अकॉर्डिंग जो सुल्तान होता है ना वो गॉड की शेड होता है, मतलब भगवान की परछाई होती है अर्थ पे, तो वो डिवाइन ग्रेस है, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको उसको ट्रीट करना चाहिए। तो बलबन ने क्या किया, राइग्रस कोर्ट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किए। मतलब जब बलबन कोर्ट में आते थे ना तो उनके पहले कोई बैठ नहीं सकता था, उनके सामने कोई स्माइल नहीं कर सकता था। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी मैथड जो थे ना बलबन ने उस टाइम लगा रखे थे। और 2 नए कस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था, एक था प्रोस्ट्रेशन, किसिंग द सुल्तान्स फीट टू प्रूव हिज सुपीरियरिटी ओवर द नोबल। मतलब इसमें क्या है, आपको जो सुल्तान है उसके फीट टच करने, चाहे आप नोबल हो, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो सुल्तान है वो ही सुप्रीम अथॉरिटी है, नोबल वोबल कुछ नहीं है। एक ये सिस्टम स्टार्ट किया था। दूसरा उन्होंने एक इन प्रोस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, किसी सुल्तान की फीट को किस करने वाला, ये 2 चीज़ उन्होंने स्टार्ट की थी। और उसके अलावा जो पर्शियन फेस्टिवल था नौरोज़, वो भी स्टार्ट किया था, जिससे वो किसको इम्प्रेस कर सके, नोबल्स को इम्प्रेस कर सके। मतलब एक साइड तो उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर ली, एक साइड उनको खुश रखने के लिए नया फेस्टिवल भी स्टार्ट किया, ठीक है। अब ही स्टूड 4th एज द चैम्पियन ऑफ द टर्किश नोबेलिटी। वो 4th नंबर पे आते हैं टर्किश नोबेलिटी की चैम्पियन में। एट द सेम टाइम ही डिड नॉट शेयर पावर विद द नोबल्स, लेकिन वो नोबल्स के साथ कभी भी अपनी पावर शेयर नहीं करते थे, वो सारे डिसीजन खुद लेते थे। इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द गवर्नमेंट। और जो मुस्लिम्स, इंडिया के जो लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट किया था उन लोगों को कोई पोस्ट नहीं दी जाती थी, ठीक है, उन लोगों का गवर्नमेंट में कोई रूल नहीं था। ही अपॉइंटेड स्पाइस टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ द नोबल्स। लेकिन ये जो नोबल्स थे उनको चेक करने के लिए उनके ऊपर स्पाई सिस्टम इन्होंने बना रखा था। चेक करते रहे ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में, क्या अगर कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे, इन सबको चेक करने के लिए उन्होंने एक स्पाई सिस्टम डेवलप किया हुआ था। बलबन ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब ये जो पावर है 40 की उसको ब्रेक करना है। जो टर्किश नोबल थे सारे के सारे, उनकी पावर को ब्रेक करना है। सिर्फ उन्होंने उन्हीं को छोड़ा था जो मोस्ट ओबीडियंट नोबल्स थे, जो बलबन के ओबीडियंट थे उनको छोड़ा था। एंड बाकी सबको एलिमिनेट किया था फेयर और फाउल मीन से। जैसे पहला थे मलिक बकबक, ठीक है, मलिक बकबक जो थे वो गवर्नर थे बदाऊं के, उनको पब्लिकली फ्लॉग्ड किया गया था क्रूएलिटी टुवर्ड्स हिज सर्वेंट, क्योंकि उन्होंने अपने सर्वेंट के साथ क्रूएलिटी की थी, इस वजह से उनको मार दिया था। फिर दूसरे थे हैबत खान, जो गवर्नर ऑफ अवध हुआ करते थे, उनको पनिश किया गया था क्योंकि उन्होंने किसी एक मैन को किल कर दिया था जो ड्रंक था, ठीक है। तीसरे थे शेर खान, जो गवर्नर ऑफ भटिंडा हुआ करते थे, उनको पॉइजन देके मार दिया गया था। तो ऐसे अलग अलग तरीके से सारे जो 40 नोबल्स थे उनको उन्होंने मरवा दिया था, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग हिज किंगडम, बलबन ने अपनी किंगडम को ज़्यादा एक्सपांड नहीं किया था। बलबन का अटेंशन था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर करके रखें, ठीक है, ये उनका मेन एम था। और उन्होंने इसके लिए सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट भी बनाया था, जिसको बोलते हैं दीवानी अर्ज। पूछा जाता है क्वेश्चन, दीवानी अर्ज किसने बनाया था और ये क्या है। तो दीवानी अर्ज जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, उसको किसने बनाया था, बलबन ने बनाया था आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। दिल्ली के आउटस्कर्ट में, मतलब दिल्ली के जो आसपास वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लंडरिंग वाले केसेस आ रहे थे, लूटपाट के बहुत केसेस हो रहे थे। जो मेवातीस थे वो काफ़ी लूटपाट करते थे। तो बलबन ने इस चीज़ के लिए सीवियर एक्शन लिया और रोबरीज को, रॉबर्स को, इन सबको मर्सीलेसली परस्यूड किया, मतलब उनको डेथ दे देते थे, मार देते थे जो रोबरी करते थे। इसके वजह से क्या हुआ, इन सारे हार्श ट्रीटमेंट की वजह से जो रोड थी वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गई थी ट्रैवल के लिए। किसके टाइम पे, बलबन के टाइम पे।
तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी बलबन ने। उसके अलावा फिर 1279 में क्या हुआ था, तुगरिल खान जो गवर्नर था बंगाल का, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था बलबन के अगेंस्ट में। फिर क्या हुआ, इस रिवोल्ट को सप्रेस किया बलबन ने और उसको बीहेडेड कर दिया, मतलब उसका गला काट दिया। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में फिर वापस से मंगोल्स अपीयर हो गए। मंगोल्स को किसने शांत कराया था, हमारे इल्तुतमिश ने शांत कराया था, नॉट हमारा, वो इल्तुतमिश ने शांत कराया था। उसके बाद वापस से रीअपियर हो गया था बलबन के टाइम पे। तो बलबन ने क्या किया, उनके जो बेटे थे प्रिंस महमूद, उनको सेंड किया था मंगोल से लड़ने के लिए, लेकिन जो प्रिंस थे उनको मार देते हैं मंगोल्स। इसके वजह से मॉरल ब्लो हो जाता है सुल्तान को बहुत बुरा लगता है, उसका बेटे की डेथ हो जाती है। इसके ही गम में बलबन की डेथ हो जाती है 1287 में। अनडाउटेडली वो मेन आर्किटेक्ट था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत को जो मेन आर्किटेक्ट था वो कौन थे, बलबन थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो पावर थी मोनार्की की, वो एक्चुअल मोनार्की वाला जो सिस्टम स्टैब्लिश किया था वो बलबन ने किया था, क्योंकि इल्तुतमिश ने भी किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने 40 को क्रिएट किया था ना, उसके वजह से चालीसा की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी आगे के टाइम पे, ठीक है। तो पूरा एब्सोल्यूट मोनार्की किसने स्टैब्लिश किया था, बलबन ने स्टार्ट किया था, पर वो इंडिया को फुली सेफ गार्ड नहीं कर पाए थे मंगोल इन्वेजन से, ठीक है। चलो अब क्या होगा, बलबन की तो डेथ हो गई, उसके बाद उनका बेटे की भी डेथ हो गई मंगोल इन्वेजन में। अब कौन बचा, उनके जो ग्रैंडसन थे कैकुबाड़, वो आएंगे, वो सुल्तान बनेंगे दिल्ली के। फिर 4 साल बाद इनकम्पिटेंट रूलर थे, मतलब उनको रूल करना नहीं आता था, उनको कुछ टेक्निक्स नहीं आती थी। तो जलालुद्दीन खिलजी थे ना, उन्होंने क्या किया, दिल्ली का थ्रोन कैप्चर कर लिया 1290 में और कैकुबाड़ को मार दिया, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होती है खलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 के बीच में। अब जो खलजी डायनेस्टी थी वो जेनिथ ऑफ मुस्लिम इंपीरियलिज्म बात बताती है। इसमें क्या हुआ था, खलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन फाउंडर थे, फाउंडर याद रखना, राजा याद रखना, किंग्स याद रखना। मैं इसका एक रिवीजन सीरीज भी लेकर मतलब मेरी एक रिवीजन सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम बहुत शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको डिस्कस करती हूँ, तो आप एक बार ही देख लीजिएगा वो, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर ये जो जलालुद्दीन खिलजी थे वो 70 ईयर्स ओल्ड थे, 70 साल के थे जब वो पावर में आए थे। वो बहुत जेनरस और लीनियंट हुआ करते थे। मलिक चज्जू करके एक इंसान था जो बलबन का नेफ्यू हुआ करता था, बलबन का भतीजा था, जिसको उन्होंने कारा का गवर्नर रहने दिया था। मतलब वो इतने लीनियंट थे, उन्होंने कहा ठीक है रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ दिल्ली से रूल करूँगा, तुम अपना कारा में रूल करो, ठीक है। उनकी इस लीनियंसी को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया था एज अ वीकनेस। और चज्जू जो थे, मतलब उनको उन्होंने ग्रांट कर दिया था, उसके बाद भी चज्जू ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। और पर एक बार जब रिवोल्ट किया था तब उनको माफ़ कर दिया था जलालुद्दीन ने, ठीक है। पर जो ठग्स और रोबर्स थे, उन्होंने कंट्री को लूटा। दे वर अलाउड टू गो आफ्टर अ सीवियर वार्निंग। उन्होंने क्या किया था, जब ठग इंडिया में आए थे इंडिया को लूटने के लिए, उनको भी उन्होंने मार दिया था, वो उनको भी अलाउ कर दिया था, ठीक है आप जाओ, सीवियर वार्निंग दे दी थी और छोड़ दिया था। लेकिन 1292 में क्या हुआ, जो मलिक चज्जू थे उन्होंने सेकेंड टाइम वापस से रिवोल्ट किया। तब क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी को रिप्लेस कर दिया था उनके सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी में। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जिसके ऊपर पद्मावत बनी है, उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है वो यही वाले थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आपने उसमें देखा होगा, आप मूवी देखिएगा, आपको उसमें समझ में आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी थे ना, वो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे आया करते थे, ठीक है। वो उनके सन इन लॉ हुआ करते थे, उनकी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से होती है। फिर उसमें ये भी एक इंसिडेंट बताया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो एक्सपीडिशन करने के लिए देवगिरी में जाते हैं और देवगिरी की रानी को भी लेकर आते हैं, और देवगिरी को जीतने के बाद वो कहाँ आ जाते हैं, कारा आ जाते हैं वापस। फिर जब कारा वापस आते हैं तब अलाउद्दीन खिलजी उनसे मिलने जाते हैं, तो उनको वो ट्रीचरसली मार देते हैं, मतलब उनकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं और उनको मार देते हैं, और खुद क्या बन जाते हैं, दिल्ली के थ्रोन पर बैठ जाते हैं। तो ये जलालुद्दीन खिलजी को मारकर उनके जो सन इन लॉ थे अलाउद्दीन खिलजी, वो बनते हैं। ऐसे सेम स्लेव डायनेस्टी में हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे, लेकिन उसमें उन्होंने अपने फादर इन लॉ को नहीं मारा था, अपने ब्रदर इन लॉ को मारा था, आराम बख्श को। और इल्तुतमिश जो थे उनके सन इन लॉ थे, वो
उन्होंने रूल स्टैब्लिश किया था। तो ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी आए थे 1296 से लेकर 1316 के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे इनॉर्मस गिफ्ट दिए थे जो हॉस्टाइल नॉबल्स थे, मतलब ये सारे नॉबल्स का जो केस चल रहा था, मतलब जो टर्किश नॉबल्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे बलबन के टाइम के बाद में, तो उन सबको अपनी तरफ मिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और साथ में किस किस को दिए थे उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट, एक तो हॉस्टाइल नॉबल्स को दिए थे, फिर जो आमिर्स हुआ करते थे दिल्ली के उनको दिए थे, टू विन ओवर देम हिज साइड, अपनी साइड मिलाने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ, दोज हु स्टिल अपोज्ड वर पनिश्ड सीवियरली, मतलब जो उनका अपोज किया करते थे ना, जो भी अलाउद्दीन खिलजी के अपोज में हुआ करते थे उनको वो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया करते थे। रेगुलेशन कंट्रोल, उन्होंने एक रेगुलेशन कंट्रोल, नोबल्स को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेशन बनाया था, जिन्होंने उसमें देखा था कि ही कन्विंस द जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नोबल्स, जो प्रॉस्पेरिटी है नोबल्स की वो क्यों है, इंटर मैरिज होती है नोबल फैमिलीज़ के बीच में, इसके वजह से इनएफिशिएंट स्पाई सिस्टम है, ये लिकर ड्रिंक करते हैं, ये सारे बेसिक रीजन है रिबेलियंस के, इनके वजह से ये रिबेल करते रहते हैं सुल्तान के थ्रू। तो उन्होंने क्या किया, 4 ऑर्डिनेंस पास किए, कितने, 4 ऑर्डिनेंस पास किए, और क्या किया, कॉन्फिस्केट कर दिया, कॉन्फिस्केट मतलब सीज कर लिया नोबल्स की प्रॉपर्टीज़ को। पहला जो था, पहला उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था, इंटेलिजेंस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया और सारी जो सीक्रेट एक्टिविटी थी उनको, सीक्रेट एक्टिविटीज़ के लिए एक स्पाई सिस्टम बनाया जो इमीडिएटली सुल्तान को रिपोर्ट करे। फिर ये एक बनाया था। दूसरा ऑर्डिनेंस ये था कि पब्लिक जो सेल होती है लिकर की और ड्रग्स की उसको टोटली स्टॉप कर दिया था। तीसरा उन्होंने बनाया था कि जो भी सोशल गैदरिंग्स फेस्टिवल्स होती हैं वो सुल्तान के परमिशन के विदाउट नहीं होंगी। ये सारे हार्श मेजर्स की वजह से उनका जो टाइम था अलाउद्दीन खिलजी का वो रिवेलियन फ्री रहा था। तो क्या क्या किया था, पहला ऑर्डिनेंस जिसमें उन्होंने जो प्रॉपर्टी थी पूरी नोबल्स की वो ख़त्म, कॉन्फिस्केट कर ली थी, अपने अंडर में ले ली थी। दूसरा एक स्पाई सिस्टम बनाया था जो सारी नोबल्स की एक्टिविटीज़ पे सीक्रेटली नज़र रखा करता था। तीसरा पब्लिक सेल और लिकर और ड्रग की जो होती थी उसको बंद करा दिया था। चौथा सोशल गैदरिंग को ही बंद करा दिया था। तो ये सारी चीज़ें की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब रिफॉर्म्स क्या क्या हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो अलाउद्दीन जो खिलजी थे उन्होंने बहुत बड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बना रखी थी और वो अपने जो सोल्जर्स को पे किया करते थे वो कैश में पे किया करते थे रॉयल ट्रीजरी से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेरिस्ता के अकॉर्डिंग उन्होंने 4,75,000 कैवलरी मैन रखे हुए थे और उन्होंने 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, एक तो दाग सिस्टम और एक हुलिया सिस्टम। दाग सिस्टम में क्या करते थे, हॉर्स की ब्रांडिंग किया करते थे, वो हॉर्स के ऊपर दाग लगा देते थे कि ये हॉर्स इसका है। फिर एक हुलिया सिस्टम था जिसमें सोल्जर्स की आइडेंटिटी रहा करती थी। ठीक है, ये क्यों किया था, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, और स्ट्रिक्ट रिव्यू ऑफ आर्मी फ्रॉम टाइम टू टाइम वॉज कैरिड आउट, और आर्मी का स्ट्रिक्ट रिव्यू किया करते थे अलाउद्दीन खिलजी। अब इन्हीं के टाइम पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पेइंग सैलरीज। ये सैलरीज जो थे वो कैश में पे किया करते थे सोल्जर्स को। प्राइस रेगुलेशन बहुत प्रॉपरली हुआ करता था जिसको ये मार्केट रिफॉर्म्स बोलते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 सेपरेट मार्केट्स बना रखे थे दिल्ली में। देखो हर चीज़ उन्होंने 4 की, 4 ऑर्डिनेंस पास किए, 4 मार्केट बनाए। तो पहला जो मार्केट था वो ग्रेन्स के लिए था। दूसरा जो मार्केट था वो क्लोथ, शुगर, ड्राइड फ्रूट्स, बटर एंड ऑयल के लिए था। तीसरा जो मार्केट हुआ करता था हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल के लिए हुआ करता था। और चौथा जो मार्केट था वो मिसलेनियस कमोडिटीज़ के लिए हुआ करता था। तो कौन कौन से मार्केट थे, पहला जो था वो ग्रेन्स के लिए था, दूसरा जो था वो क्लोथ्स, कॉस्टली क्लोथ्स के लिए, शुगर, जो भी कॉस्टली चीज़ें वहाँ मिलती थी। तीसरा जो था वो हॉर्स का मार्केट हुआ करता था। चौथा जो था मिसलेनियस, बाकी अदर जो चीज़ें हुआ करती थी उनका मार्केट हुआ करता था। ठीक है, हर मार्केट का जो कंट्रोल करने वाला एक हाई ऑफिसर्स हुआ करता था जिसको शाहीनाई मंडी बोलते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है शाहीनाई मंडी क्या था, तो वो एक हाई ऑफिसर हुआ करता था जो सारे मार्केट को कंट्रोल किया करता था। अब जो सप्लाई ऑफ ग्रेन थी ना वॉज इंश्योर्ड बाय होल्डिंग स्टॉक इन गवर्नमेंट स्टोर हाउसेज। जो पूरा ग्रेन का सप्लाई होता था ना उसमें स्टॉक गवर्नमेंट का जो स्टोर हाउस था वहाँ पे स्टॉक किया जाता था, वहाँ से होता था। रेगुलेशन जो था वो फिक्स था, प्राइस जो सारी फिक्स थी सारी कमोडिटीज़ की। ठीक है, उसके अलावा एक सेपरेट डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया रखा था जिसको बोलते थे दीवानी रियासत, किसके उनका ऑफिसर का नाम हुआ करता था नायब ए रियासत। हर मर्चेंट जो था वो इस मार्केट डिपार्टमेंट में
रजिस्ट्रेशन उसको कराना पड़ता था। अगर उसको कोई कमोडिटी खरीदनी होती है तो इस मार्केट डिपार्टमेंट में उसको रजिस्टर कराना होता था। फिर सीक्रेट एजेंट्स हुआ करते थे सुल्तान के, जिसको मुनियांस बोले करते थे। क्या बोलते थे? मुनियांस बोला करते थे, जो सुल्तान को रिपोर्ट करते रहते थे कि क्या फंक्शन हो रहा है मार्केट में, क्या सिस्टम चल रहा है, मार्केट अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके अलावा सुल्तान एक बहुत अच्छा काम करते थे। सुल्तान क्या करते थे, अपने जो स्लेव बॉयज़ होते थे उनको मार्केट में भेजते थे और उनसे चीज़ें खरीद के लाने को बोलते थे और चेक करते थे कि कहीं लोगों ने प्राइस अपने हिसाब से बढ़ा तो नहीं रखी है। तो ये जो स्लेव बॉयज़ होते थे वो अलग अलग कमोडिटीज़ खरीद के लाते थे प्राइजेस चेक करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई मिल जाता था ऐसा जिसने बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा के बेच रहा है, वायलेशन कर रहा है रेगुलेशन का, तो उसको सीवियरली पनिश भी किया जाता था। इतना हार्श कंट्रोल था और बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दिए जाती थी शॉपकीपर्स को अगर वो हाई प्राइजेस पे चार्ज किया करते थे और लोगों को चीट किया करते थे फॉल्स वेट यूज़ करके, तो उन सबको पनिशमेंट दी जाती थी। इवन फेमाइन जो होता था उस टाइम पे सेम प्राइस मेंटेन की जाती थी, ठीक है। चाहे मार्केट रेगुलेशन जो था दिल्ली का वो बहुत ज़्यादा अच्छा था उस टाइम पे। वी वर नॉट श्योर वेदर द मार्केट रेगुलेशन इन दिल्ली वर ऑल्सो अप्लाइड इन द प्रोविंशियल कैपिटल्स एंड टाउन। ये सब दिल्ली में चलता था, लेकिन दिल्ली के बाद जो प्रोविंशियल और कैपिटल्स थी उनकी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती थी या नहीं चलती थी ये नहीं पता, लेकिन दिल्ली में इन्होंने ऐसा ही सिस्टम बना के रखा था, ठीक है। इसके अलावा मार्केट रिफॉर्म्स के अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे, जैसे लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने मेजरमेंट करवाया था लैंड का, ठीक है। जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो टैक्स उनको देना ही देना पड़ता था, वो टैक्स छोड़ नहीं सकते थे। उसके अलावा जो लैंड रेवेन्यू था वो कैश में कलेक्ट किया जाता था और उसी लैंड रेवेन्यू से जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको पेमेंट दी जाती थी, ठीक है। तो जो लैंड रेवेन्यू आता था उसी का पेमेंट सोल्जर्स को किया जाता था। अब ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है इसका यूज़ किसने किया था? शेर शाह ने किया था और अकबर ने किया था ये लैंड रेवेन्यू में रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे रूलर था पर बहुत क्रूअल भी था, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन्स, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अपनी 6 टाइम आर्मी भेजी थी मंगोल से लड़ने के लिए। पहली दो बार जो था वो सक्सेसफुल हुआ था, बट थर्ड टाइम जो मंगोल थे उन्होंने ख्वाजा इन्वेड किया था ख्वाजा से और दिल्ली तक पहुंच गए थे। बट उन्होंने ये अलाउद्दीन खिलजी ने उनको रोक लिया था दिल्ली में एंटर होने से पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 जो इन्वेजन हुए थे इसमें मंगोल इन्वेजन ऑल्सो डेल्ट विद द सीवियरली। इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मंगोल्स मारे गए थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को पूरा फोर्टिफाइड कर दिया था और वहाँ का गवर्नर बना दिया था किसको? गाजी मलिक को। ये गाजी मलिक वही है जो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद फिर अपनी एक डायनेस्टी बनाएंगे जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। तो ये खाजी मलिक को इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे बिठा दिया था और ये वार्डन बन गए थे कोई भी फ्रंटियर से कोई फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मैं हमेशा से बताती हूँ कि अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ से इन्वेजन होते ही रहते हैं। तो उसको रोकने के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। फिर जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है अलाउद्दीन खिलजी के, उसमें बहुत सारे एक्सपीडिशन इंक्लूड है, जैसे गुजरात का, मेवाड़ का, डेक्कन का। उन्होंने नुसरत खान, उलुग खान ही सेंड नुसरत खान एंड उलुग खान टू कैप्चर गुजरात। उन्होंने उलुग खान को भेजा था, नुसरत खान को भेजा था, जिन्होंने गुजरात को कैप्चर किया। किंग एंड हिज डॉटर एस्केप्ड व्हाइल द क्वीन वॉज कॉट एंड सेंट टू दिल्ली। जो गुजरात के राजा थे और डॉटर उनकी वो भाग गई थी गुजरात छोड़ के, लेकिन जो क्वीन थी उनको पकड़ लिया गया और दिल्ली भेज दिया गया। कफूर जो थे, मलिक कफूर, आप पद्मावत देखी होगी तो आप उसमें मलिक कफूर को जानते होंगे। ऑल्सो टेकन टू दिल्ली, वो भी दिल्ली आए और फिर बाद में एंड लेटर ही वॉज मेड द मलिक नायब। वो जो मलिक कफूर थे ना उन्हीं को बाद में मलिक नायब बना दिया था, मतलब एक मिलिट्री कमांडर बना दिया था। ये मलिक कफूर वही हैं जिसको जलालुद्दीन खिलजी जो उनके फादर इन लॉ थे उन्होंने एज अ गिफ्ट दिया था जब ये कारा आए थे देवगिरी जीत के, ठीक है। पद्मावत में आप देखना तो आपको मिलेगा। फिर 1301 में अलाउद्दीन ने क्या किया, रणथंबोर के ऊपर मार्च किया। फिर उसी के जस्ट 3 मंथ बाद इन्होंने क्या किया था, जो पूरी पद्मावत की स्टोरी जिस पे लिखी गई है, चित्तौड़ जो था उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। लेकिन चित्तौड़ की दीवारें बहुत मजबूत थी, वहाँ पे 6 महीने तक ये बैठे रहे, ठीक है। 6 महीने, 6 से और ज़्यादा बहुत सारे मंथ तक ये बैठे रहे थे। इवन होली से लेके दिवाली आ गई थी, हमने देखा उस मूवी में। अगर आपने नहीं देखी हो तो देखना, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। ऐसी आप जो हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं ना आप देखा कीजिए, आप जो पढ़ा हुआ होता है ना आप उसको रिलेट कर पाते हैं। जैसे मणिकर्णिका हुई और ये बाजीराव मस्तानी हुई,
ठीक है। फिर पद्मावत हुई, ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना उनको रिलेट करती हैं। फिर 1303 में क्या हुआ, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ फोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब उसके ऊपर अटैक कर दिया उसको। उसके बाद राजा रतन सिंह जो कि पद्मावती के हस्बैंड थे, राजा रतन सिंह, उन्होंने क्या किया, काफ़ी अच्छे से वॉर लड़ा, लेकिन फिर बाद में उनको मार दिया गया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। लेकिन जो राजपूत वुमेन थी सारी और रानी पद्मावती, इन सब ने जौहर परफॉर्म कर लिया था, और अलाउद्दीन खिलजी कभी भी पद्मावती का फेस देख ही नहीं पाया था। पद्मिनी के लिए ही आया था वो, रानी पद्मिनी के लिए मेनली आया था। फिर पद्मिनी एपिसोड जो था उसको बहुत अच्छे से ग्राफिकली मेंशन किया गया है पद्मावत बुक में, जो किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, सूर डायनेस्टी के टाइम में। हम पढ़ेंगे अभी सूर डायनेस्टी, वहाँ आएगा मलिक मोहम्मद जायसी, तब उन्होंने ये पद्मावत एपिसोड लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो उनका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो था वो डेक्कन का कॉन्क्वेस्ट था। इवन उन्होंने फार साउथ तक पूरा का पूरा कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। ये जो रीजन था वो 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी से रूल किया करता था, मतलब साउथ में 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी। पहली थी यादवाज ऑफ देवगिरी, ककतियाज ऑफ वेरंगल, होयसालाज ऑफ ये द्वार समुद्रा एंड द पांड्याज ऑफ मदुरई। ठीक है, तो यादवाज, ककतियाज, वेरंगल और पांड्या, ये 4 डायनेस्टी थी जो साउथ इंडिया में रूल करती थी। इंपॉर्टेंस, अलाउद्दीन ने किसको, मलिक कफूर को भेजा था, जो मिलिट्री कमांडर थे, जो अगेंस्ट द रूलर ऑफ देवगिरी रामचंद्र देवा, उन्होंने सबमिट कर दिया था और रिच ट्रिब्यूट दिया था। फिर 1309 में मलिक कफूर जो थे उन्होंने एक और कैंपेन लॉन्च की थी वैरंगल के अगेंस्ट में, जहां उनके जो रूलर थे प्रतापरुद्रा देवा वो भी डिफीट हो गए थे और बहुत सारी इनॉर्मस बूटी लेकर ये आए थे। फिर मलिक कफूर का जो नेक्स्ट टारगेट था वो था होयसाला रूलर बीरा वल्लल्ला III, उनको भी डिफीट कर दिया था और बहुत सारी बूटी लेकर आए थे। फिर जो नेक्स्ट मार्च किया था वो पांड्यास के अगेंस्ट किया था, बीरा पांड्या जो मदुरई की कैपिटल में रहा करते थे। मदुरई को उन्होंने सीज कर लिया था, पांड्यन किंगडम को डिफीट कर दिया था, फिर वापस दिल्ली आ गए थे। ठीक है, मतलब ये वहाँ रुके नहीं थे, दिल्ली वापस आ गए थे, उनको लूट के ये सारी चीज़ें की थी। तो देखो एक बार मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये देखो आप इधर देख सकते हो, तो ये देखिए यादवाज यहाँ पे थे, ये चोला की जगह यहाँ पांड्या रूल किया करते थे, और होयसाला यहाँ पर और वैरंगल यहाँ पर, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ करते थे। और मैं 1 मिनट आपको इनका रूल भी दिखाती हूँ। ये तो ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी, मेन जो रूल था अलाउद्दीन खिलजी का, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी इन्होंने सीज कर रखा है। मलिक कफूर को इन्होंने भेजा था इधर सब जगह, ये सब लूट कर वापस दिल्ली आ गया था। ठीक है, यहाँ पे इसलिए इनका एम्पायर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रीज़न था। चलिए उसके बाद क्या आया था, अलाउद्दीन खिलजी की तो डेथ हो जाती है 1360 में। सुल्तान, आप सोचो ये जो इतना सारी चीज़ किए, मार्केट रिफॉर्म्स किए हैं, नोबल्स को कंट्रोल किया है, मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री एक्सपांशन इतना किया है, ये जो बंदा था वो इलिटरेट था, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, उसके बाद भी इतने सारा कंट्रोल किया हुआ था और ये पेट्रोनाइज भी करते थे। एक अमीर खुसरो जो बहुत फेमस पोएट हुआ करता था इनके टाइम पे, और अमीर हसन, 2 लोगों के इन्होंने पेट्रोनाइज किया था, और भी लोगों को किया था, पर ये फेमस है। उसके अलावा इन्होंने एक फेमस गेटवे बनाया था अलाई दरवाज़ा, कहाँ पे, न्यू कैपिटल एट सीरी में बनवाया था अलाई दरवाज़ा। फिर इनको सक्सीड किसने किया था, तो मुबारक शाह और खुसरो शाह जो थे वो इनके सक्सेसर थे। फिर अलाउद्दीन, एक सेकेंड, अलाउद्दीन खिलजी गाजी मलिक द गवर्नर ऑफ दिवालपुर किल्ड द सुल्तान खुसरो शाह। जो गाजी मलिक को ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर छोड़कर आए थे ना मंगोल के इन्वेजन को रोकने के लिए, उसी गाजी मलिक ने क्या किया था, खुसरो शाह को मार दिया था और थ्रोन को असेंड कर लिया था और टाइटल लिया था गियासुद्दीन तुगलक का 1320 में, और इसी के बाद तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 डायनेस्टी पढ़ ली, एक है स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में हमने देखा पहले ऐबक के बारे में, फिर इल्तुतमिश के बारे में, और फिर बलबन के बारे में। खिलजी में हमने देखा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उनके क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ करते थे उन सब के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे किसके बारे में, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।